बच्चों, अब तक हमने जाना कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय का तात्पर्य है एक देश की सीमा के अंदर जिन भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, यदि उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाए और मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन की वैल्यू को घटा दिया जाए तो हमारी राष्ट्रीय आय निकल कर आती है। इसके साथ साथ हमने राष्ट्रीय आय की 3 धारणाओं को भी जाना। पहली धारणा थी जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद, जो कि एक देश की सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, वस्तुओं या सेवाओं का, उसे हम सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में शामिल करते हैं। दूसरा हमने कॉन्सेप्ट जाना था जीएनपी का, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है कि जीडीपी की जो वैल्यू हमने निकाली, यदि उसमें से हम प्लस कर दें विदेशों से प्राप्त आय को, तो हमारी जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल कर आता है। तीसरा कॉन्सेप्ट था हमारा एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जब हम जीएनपी की वैल्यू में से यानी कि ग्रॉस राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास की वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो हमारा एनएनपी निकल कर आता है। तो बच्चों, कल हमने इन 3 विषयों के बारे में जाना, इन धारणाओं के बारे में जाना। अब हम आज चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना किस तरह से की जाती है, हम किस तरह राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करेंगे। बच्चों, ये हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश के आर्थिक विकास को अगर नापना है या मापना है तो उसका एक सूचकांक होता है उस देश की राष्ट्रीय आय। यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय ज़्यादा है तो वह देश उतना ही ज़्यादा विकसित माना जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाएगी? तो चलो बच्चों, अब हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना हम कैसे करेंगे। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हमें एक चक्रीय प्रवाह को जानना होगा जो अर्थव्यवस्था में चलता है। तो चलो हम चक्रीय प्रवाह को देखते हैं। अर्थव्यवस्था में एक चक्रीय प्रवाह हमेशा चलता रहता है। इस चक्रीय प्रवाह में क्या 3 चीज़ें आती हैं? पहला है उत्पादन, आय और व्यय। अब हम इस चक्रीय प्रवाह को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पादन की। उत्पादन, जब 5 साधन उत्पादन के आपस में मिलते हैं तो ये उत्पादन करते हैं और उत्पादन प्रक्रिया अर्थव्यवस्था में होती है और उस उत्पादन के बाद इनकम जनरेट होती है या आय सृजित होती है। लोगों को आय मिलती है अपने काम के बदले। जो भी हम श्रम करते हैं, हम अपना श्रम लगाते हैं या अपनी पूंजी लगाते हैं या हम अपनी भूमि उत्पादन कार्य के लिए देते हैं, तो उसके बदले हमें कभी लगान के रूप में, कभी ब्याज के रूप में, कभी मजदूरी या वेतन लाभ, इन सब के रूप में आय मिलती है। आय मिलने के बाद हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस आय को खर्च करते हैं, तो वह आय फिर व्यय होती है उन्हीं उत्पादित माल को खरीदने के लिए। तो फिर व्यय के बाद में वह पैसा वापस कहाँ चला जाता है? प्रोड्यूसर्स के पास यानी उत्पादकों के पास। फिर वापस से उत्पादन प्रक्रिया होती है और फिर इनकम जनरेट होती है, वो हम लोग के पास आती है। फिर हम उस आय का इस्तेमाल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं और व्यय करते हैं और फिर वापस से वो व्यय उत्पादकों के पास जाता है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में यह चक्रीय प्रवाह हमेशा चलता रहता है। अर्थात उत्पादन होता है, उत्पादन से आय का सृजन होता है, आय का इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय के रूप में करते हैं और फिर वह पैसा वापस से उत्पादकों के पास जाता है। तो बच्चों, अगर हम राष्ट्रीय आय की गणना की बात करें तो इन 3 कंपोनेंट्स या इन 3 घटकों के आधार पर हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं और 3 प्रकार हैं। पहला है, यदि हम कुल उत्पादन को जोड़ लें, जितना उत्पादन हुआ, ठीक है, उसे हम उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि कहते हैं, तो हम राष्ट्रीय आय की गणना कर पाएंगे। दूसरी तरफ यदि हम सिर्फ आय की तरफ देखें कि हम जितनी भी इनकम हुई है उस इनकम को अगर हम जोड़ लें, एक अर्थव्यवस्था में वहाँ के नागरिकों की कुल आय को यदि हम जोड़ लें तो भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं और उस विधि को हम
आय विधि के नाम से जानते हैं। और तीसरा घटक है व्यय, यानी कि यदि हम एक अर्थव्यवस्था में जितना भी व्यय हुआ है उस व्यय को, चाहे वह निजी क्षेत्र का व्यय हो, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र का व्यय हो, किसी भी तरह का व्यय है, अगर हम उस पूरे व्यय को जोड़ लें तो भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो तीसरी विधि हमारी हुई व्यय विधि। तो बच्चों, हमने ये जाना कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय और व्यय का चक्रीय प्रवाह हमेशा चलता रहता है और राष्ट्रीय आय की गणना के लिए हम इन्हीं तीनों घटकों का इस्तेमाल करते हैं। और राष्ट्रीय आय गणना की हमारी 3 विधियां होती हैं। बच्चों, परीक्षा में अक्सर यह पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय गणना की कितनी विधियां हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आय गणना की 3 विधियां हैं। पहला है उत्पादन गणना विधि, दूसरा है आय गणना विधि और तीसरा है व्यय गणना विधि। अब हम इन तीनों विधियों के बारे में डिटेल में जानेंगे। उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि। इस विधि में सबसे पहले हम उत्पादक उद्यमों की पहचान करते हैं एवं उनका वर्गीकरण करता है। इसका तात्पर्य यह है कि हम ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में ऐसे कितने उद्यम हैं या एंटरप्राइजेस हैं जो उत्पादन कार्य कर रहे हैं, और उनकी पहचान करने के बाद हम उनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी उन्हें विभिन्न ग्रुप्स में बांटते हैं। तो ये हमारे सामने 3 प्रमुख क्षेत्र निकल कर आते हैं या 3 इसके ग्रुप्स हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र और तीसरा है तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र बच्चों, इसे हम कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम कृषि और उससे संबंधित अन्य आर्थिक क्रियाओं को शामिल करते हैं, जैसे वन, खनन, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि। तो यह क्षेत्र बेसिकली रॉ मटेरियल प्रोवाइडर सेक्टर भी है, यानी कि यह अन्य क्षेत्र को यानी द्वितीय क्षेत्र को कच्चा माल उपलब्ध कराता है। अब हम द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं। द्वितीय क्षेत्र में हम सभी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण यानी कि उद्योगों को शामिल करते हैं। इसमें वृहद आकार के उद्योग यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आती हैं, या कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी हम द्वितीय क्षेत्र में ही शामिल करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो भी कच्चा माल उपलब्ध कराता है उसका इस्तेमाल करके द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें गन्ना प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है और उस गन्ने का इस्तेमाल करके विनिर्माण के माध्यम से चीनी, गुड़ का प्रोडक्शन द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत होता है। इसी प्रकार कपास की खेती प्राथमिक क्षेत्र में होती है, लेकिन उससे मिलने वाले रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके वस्त्र उद्योग या टेक्सटाइल उद्योग द्वितीय क्षेत्र का ही एक अंग है। अब हम बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की। तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सर्विसेज प्रोवाइड करता है या सुविधाएं देता है। यह सुविधाएं किस प्रकार की होती हैं? जैसे संचार की सुविधा, यातायात के साधनों की सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, बीमा, बैंकिंग, फाइनेंस, ये सब चीज़ें तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास के लिए तृतीय क्षेत्र का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, इसके साथ साथ हम एक बात और जानते हैं कि जो देश ज़्यादा अल्प विकसित होते हैं वहाँ पर प्रायः यह देखा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र में वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा कार्यबल में लगी होती है, यानी वहाँ की जनसंख्या का बड़ा भाग प्राथमिक क्षेत्र में ही रोजगार के लिए आधारित होता है। लेकिन यह हमेशा सत्य नहीं होता, ज़्यादातर स्थिति में ऐसा देखा गया है। और द्वितीय क्षेत्र जितना विकास करता है, अर्थव्यवस्था का विकास उतना ही तेजी से होता है, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र बहुत अधिक मात्रा में रोजगार के साधन उपलब्ध कराता है या रोजगार के अवसर देता है। और तृतीय क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है किसी भी देश की जीडीपी या राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में।
तो बच्चों, उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि में सबसे पहला स्टेप है हमारा उत्पादक उद्यमों की पहचान करना और उनको वर्गीकृत करना इन तीनों क्षेत्रों में कि वह प्राथमिक क्षेत्र में जाएगी आर्थिक क्रिया, या द्वितीय क्षेत्र में जाएगी, या फिर तृतीय क्षेत्र में जाएगी। यह काम कर लेने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है शुद्ध उत्पादन मूल्य की गणना, यानी कि उत्पादन की जो वैल्यू है उसको हम बहुत एक्यूरेसी से या नेट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब ये शुद्ध उत्पादन मूल्य क्या होता है, इसको जानने के लिए हम इस इक्वेशन को देखते हैं। तो शुद्ध मूल्य वृद्धि में सबसे पहले हम उत्पादन का मूल्य लेते हैं। उत्पादन का मूल्य क्या हुआ कि जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, यानी कि उसकी क्वांटिटी को यदि हम उसकी कीमत यानी प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्पादन का मूल्य निकल आएगा। लेकिन इस उत्पादन के मूल्य में से हमें मध्यवर्ती उपभोग को माइनस करना होगा। अब प्रश्न उठता है कि ये मध्यवर्ती उपभोग है क्या? बच्चों, मध्यवर्ती उपभोग का तात्पर्य है कि जब भी हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन कई स्टेज में होता है। तो ऐसी स्थिति में जिस वस्तु के वैल्यू को हम पहले शामिल कर चुके हैं, हो सकता है कि उस वस्तु की वैल्यू को हम दोबारा, तिबारा या 4 या 5वीं बार भी उसको हम ऐड कर लें। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम हमेशा मध्यवर्ती उपभोग की वैल्यू को माइनस कर देते हैं। इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं।